ये जो सारे मेडिकल प्रोफेशन की बिल्कुल एक जो फाइट चल रही है अभी कोविड की वजह से, कोविड इन्फेक्शन की वजह से जो भी कंडीशंस पैदा हो रही हैं डेडली, तो उनसे एज ए होम्योपैथ हमें किस तरीके से फाइट करना चाहिए, जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इन सीरीज का अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर पहले देखें। द नेम ऑफ दैट पार्ट इज एटीट्यूड। ओके, कैसा एक एटीट्यूड होना चाहिए एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का। ठीक, तो हमने देखा कि आजकल कोविड इन्फेक्शन से बहुत सारी कंडीशंस पैदा हो रही हैं, उसमें से जो मोस्ट डेडली कुछ कंडीशंस हैं उसमें से एक है निमोनिया। आजकल कहा जाता है कोविड निमोनिया, मतलब कोविड के इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया। निमोनिया किसी भी इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया, जो रिस्पॉन्स आता है, जो पैथोलॉजी आती है वो सेम आती है, स्पीड कम ज़्यादा होती है, प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं। ब्रोंकोपनिमोनिया होता है, लोबर निमोनिया होता है। ठीक, तो इससे हम एज ए होम्योपैथ किस तरीके से फाइट करें, क्या कुछ खास रेमेडीज हमारे हाथ में हमारे पास होनी चाहिए जिसे हम कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर सकें, जो मैक्सिमम केसेस आपके कवर कर ले और लोगों की जान बचा सके। तो इससे पहले जो लेक्चर हुआ वो निमोनिया पे हम बात कर रहे थे कि कैसे शुरुआती निमोनिया का केस अगर हो, चाहे माइल्ड फॉर्म में हो चाहे एक्यूट फॉर्म में हो, ज़्यादातर एक्यूट फॉर्म वालों की अपन ने बात करी थी कि एक्यूट प्रेजेंटेशन जैसा कोई लेके आ जाए, सडनली अचानक से सर्दी जुकाम हुआ और अचानक से खांसी बहुत सीवियर चालू हो गई, अचानक से बहुत तेज़ बुखार आने लग गया और बड़ी जल्दी ही स्पुटम भी आने लगा, ब्राइट रेड ब्लड स्ट्रीक स्पुटम में यानी कि बलगम में ऐसे खून की लकीर स्ट्रीक्स देखने को मिलती है। ब्राइट रेड ब्लड अगर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए ऐसे केसेस में कि खून जो आप बोल रहे हो आ रहा है, रंग कैसा है। अगर ब्राइट रेड है तो इसका मतलब है निमोनिया इज कमेंसिंग, शुरू हो रहा है, शुरुआती स्टेज है। ठीक है ना, इंसिपिएंट। और अपन यही बात कर रहे थे कि 3-4 ऐसी रेमेडीज हमारे हाथ में हो कि इस तरह के केसेस हमारे सामने इंसिपिएंट वाले, शुरुआती वाले अगर आ जाए तो उसकी एक तो सबसे ज़बरदस्त पहचान, क्योंकि निमोनिया के कॉमन फीचर्स क्या हैं? खांसी होना, खांसी के साथ तेज़ बुखार होना, या बुखार तेज़ हो या नहीं हो लेकिन बुखार होना, बलगम आना, बलगम के साथ खून आना, ब्लड स्ट्रीक। अब ये जो कॉमन सिम्टम्स है, इन्हीं के अंदर से हमको अनकॉमन ढूंढना पड़ता है। जैसे कि अपन ने एकोनाइट का प्रेजेंटेशन देखा था, कैसे हो, डरा हुआ, टेरिफाइड, उसके इस प्रेजेंटेशन से हम उसको पकड़ सकते। उसके गले की कंडीशंस बताई, उसकी खांसी की कंडीशंस बताई, उसके फीवर की कंडीशन बताई। एक चीज़ बताना भूल गए थे, एकोनाइट में एक बहुत ख़ास इंडिकेशन होता है एकोनाइट का कि बुखार तो बहुत तेज़, बहुत हाई रहता है, बहुत हाई, बहुत तेज़ बुखार, बेलेडोना की तरह, लेकिन उसके हाथ पांव ठंडे लगते हैं एकोनाइट को। ये बात उस दिन मिस हो गई थी बताना, खैर ये भी सुन लो। उसी तरीके से बेलेडोना को भी ऐसे सीवियर और एक्यूट प्रेजेंटेशन में अपन पकड़ सकते हैं। उसका प्रेजेंटेशन, उसके खांसी का तरीका, उसका एक्साइटमेंट, यहाँ टेरर, फियर ऑफ डेथ एकोनाइट में, यहाँ पे नहीं बचूंगा उसको लगता है एकोनाइट को, एकदम बहुत फुल बाउंडिंग पल्स से पकड़ सकते फुल। और बेलेडोना में तो इतनी बाउंडिंग, धक धक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फाड़ के निकल जाएगी। ठीक, फिर
यही शुरुआती निमोनिया के, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एक्यूट केस हमारे पास एक्यूट टाइप के ही बिल्कुल एकदम सीवियर प्रेजेंटेशन वाले भी आए, ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें अचानक नहीं हुआ कुछ। थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन पहले सर्दी जुकाम हुआ, ऐसा लगा, बाहर गए थे घूमने, एक्सपोजर हुआ था, अब हवा का हुआ, टेम्परेचर चेंज का हुआ, कोविड का हुआ, नोबडी कैन से हुआ। रिपोर्ट में कोविड आ जाता है तो बोलते हैं कि हाँ भाई कोविड की वजह से। फिर धीरे धीरे करके खांसी बढ़ी, फिर तीसरे चौथे दिन से बुखार भी आने लगा। अब बुखार बहुत तेज आ रहा है। यहाँ देखो एकोनाइट बेलेडोना की तरह सडन वायलेंट नहीं हुआ। 2-3 दिन पहले हल्का हल्का जुकाम वगैरह जैसा हुआ था, एक आध ठसका आया, फिर कल थोड़ा सा तबीयत, फिर तीसरे या चौथे दिन से फीवर डेवलप होना चालू हुआ, और अब तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। सो इस रेमेडी के बारे में जो शुरुआती स्टेज ऑफ, और एक चीज़ और बताया था, 24 से 36 घंटे क्रॉस हो गए तो एकोनाइट बेलेडोना का इंडिकेशन नहीं मिलता और ज़्यादातर काम नहीं आती। हमने देखा है, एक केस आया था हमारे पास, काफ़ी बुजुर्ग था, उनका लेट निमोनिया वाली कंडीशन थी, लेकिन उनको जो तकलीफ जितनी सीवियर और एक्यूट हो रही थी, बिल्कुल एकदम बहुत दिन हो गए थे उनको, एलोपैथी में जब हार गए थे तब आए थे, तो उनकी तकलीफ देख के, उनकी सीवियरिटी देख के एकोनाइट सेलेक्ट हुई थी, और एकोनाइट से उनको पूरे 12-14 घंटे आराम भी रहा। जो आदमी रात रात भर दर्द के मारे सोता नहीं था, छाती के और खांसी, मालूम है ना, बताया था एकोनाइट में खांसी आती तो ऐसा लगता है कटिंग पेन, बहुत दर्द करता है। यूजुअली आमतौर पे लेफ्ट साइड अफेक्टेड होता है एकोनाइट में, बेलेडोना में आइदर कोई भी साइड हो सकता है। पर जिस रेमेडी की हम अभी बात करने जा रहे हैं, इसमें स्पेशली राइट साइड का लंग इफेक्ट होता है। निमोनिया टेक्स a little longer to develop than in aconite, about 3rd day और 4th day। अब यहाँ पे तेज बुखार आ रहा है, और अगर आप साइन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा देख के, भाई खांसी है, तेज बुखार है, निमोनिया हो सकता है। कंसोलिडेशन तीसरे चौथे दिन जब अच्छा आपको फील होगा, कंसोलिडेशन जब परकस करके अपन चेक करते हैं, ऐसी कंडीशन आए तो एक बार लिटा के कर लेना परकस, प्रैक्टिस किया करो कि ठोस जगह पे जब हम परकस करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, और पोली जगह में जब हम परकस करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। इसकी ट्रेनिंग अपने माइंड को देना। यहाँ से आप देख सकते हो, तो ऐसे टाइम पे फिर तेज बुखार आ रहा है। अब जैसे बेलेडोना और एकोनाइट में अपन ने देखा था कि पूरा चेहरा एकदम फ्लस्ड, तमतमाया हुआ रहता है। इस रेमेडी की जो हम बात करने जा रहे हैं, द रेमेडी इज फेरमफॉस। द रेमेडी इज फेरमफॉस, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन इंसिपिएंट निमोनिया शुरू हो रहा है, आरंभिक शुरुआती कमेंसिंग निमोनिया। इसकी एक पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें इसका जो फ्लश रहता है, अगर गोरा है तो उसमें फ्लश दिख जाता है। ज़्यादातर मेडिसिन की प्रूविंग यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई है, जहाँ गोरे गोरे लोग होते हैं, तो वहाँ फ्लश देखना आसान रहता है। इंडियन स्किन में आप ज़्यादा रिलाई नहीं रह सकते फ्लश के। गोरे गोरे पेशेंट्स आ गए तो बात अलग है। खैर, अगर कोई गोरा पेशेंट आ गया तो जिसमें फ्लश दिखता है तो लोकलाइज्ड फ्लश रहता है, पूरे चेहरा लाल तमतमाया हुआ नहीं रहता इसका, ये मेलर रीजन के ऊपर, और वेरिएबल फ्लश रहता है कि वैसे तो
यहाँ पे रहेगा, लेकिन जब वो खांसेगा या डिस्टर्ब्ड होगा, बात करेगा, उस टाइम पूरा चेहरा फ्लश हो जाएगा। और लेकिन जैसे ही रेस्ट में होगा तो ये फ्लश फिर से वापस जाके यहाँ लोकलाइज हो जाएगा और बाकी जगह पेलिश बैकग्राउंड में, अगर कोई गोरा पेशेंट है। ये एक और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इससे भी आप फेरम फॉस को पकड़ सकते हैं। इससे एक तो डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, तेज बुखार आता भी है इसमें। टेक्स्ट कहते हैं, महान डॉक्टर्स कहते हैं, पुराने जो वर्क करके गए कहते हैं, टेक्स्ट की इस तरीके से कहते हैं कि जहाँ तक टेम्परेचर, कितना तेज बुखार आ रहा है, पल्स और प्यास का संबंध है, प्यास थर्स्ट कंसर्न्ड है, वहाँ पे एकोनाइट और फेरम फॉस के बीच में डिफरेंस करना, डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी बहुत तेज बुखार होता है, 105, 106। पल्स भी अच्छी फुल बाउंडिंग होती है, धम बिल्कुल एकदम हथौड़ा चल रहा है। प्यास भी वैसी होती है, इंटेंस थर्स्ट, बहुत तेज प्यास, ठंडे पानी की। प्राय ऑफन सिर्फ लुक में, कभी कभी अगर कोई फेयर पेशेंट है तो आपको उसके माउथ के इर्द गिर्द यहाँ पे पेलोर थोड़ा सा पीला पड़ा हुआ बाकी जगह के मुकाबले ऐसा दिख सकता है कभी। तो ऑफन, प्राय, तो भी अगर जानकारी में रहे और वक्त पे अगर याद आ जाए ऊपर वाले की मेहरबानी से, तो आप पकड़ सकते हैं। तो एक डिफरेंस अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला कि इसका होने का तरीका, सडन अचानक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बुखार उसी कैटेगरी का आ रहा, बहुत तेज हाई, वैसी थर्स्ट, वैसी फुल बाउंडिंग पल्स। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें। अचानक से बोलता है तो फिर इसके बारे में नहीं सोचे, फेरम फॉस के बारे में। अचानक से कल से सर्दी से महसूस हुआ, शाम होते होते घर आया, पहुंचा, तब तक खांसी भी तेजी से चालू हो गई, और सुबह होते होते रात होते तक आधी रात के बस बहुत तेज बुखार चढ़ गया, और खांसी बड़ी शॉर्ट और बड़ी तकलीफ देने वाली हो गया, और बड़ी जल्दी चेस्ट में पेन डेवलप हुआ, और उसके बाद ब्लड स्ट्रीक्स, स्पूटम आने लगा खांसी के साथ। ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो थिंक अबाउट एकोनाइट एंड बेलाडोना, वहां पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। बट अगर ऐसा शुरुआत इस तरीके की है तो फेरम फॉस, फीवर वैसी हाई, पल्स वैसी इंटेंस थर्स्ट। तो इतना हाई बुखार लेके आया है, खांसी उसको चल रही है, आप समझ गए निमोनिया है, बलगम आ रहा है, ब्लड स्ट्रीक डिस्चार्ज आ रहा है, आप समझ गए निमोनिया है, और इतना तेज बुखार है, एकदम से आ जाएगा कि एकोनाइट। लेकिन जैसे इसके शुरुआत कैसे हुई उसमें आप फर्क कर सकते हैं एकोनाइट से और फेरम फॉस को, वैसे ही फर्क कर सकते खांसी से भी। इसकी खांसी भी लगातार चलने वाली होती है, लगातार चल रही, खांसी रुकी नहीं रही डॉक्टर साहब, खांसी बंदी नहीं हो रही है, खांस खांस के परेशान हो गया हूँ, खांस खांस के तंग हो गया हूँ, खांसी रुकी नहीं, टॉर्मेंटिंग, तकलीफ देने वाला। टॉर्मेंट करना मतलब प्रताड़ित करना, तकलीफ देना, टॉर्मेंटिंग, तकलीफ देने वाला, लगातार करीब करीब लगातार चलने वाली खांसी इसमें भी होती है। लेकिन एकोनाइट क्या बोलता है, गला बहुत सूख गया है और सूखेपन की वजह से खांसी आ रही है। लेकिन यहाँ पे इसको फेरम फॉस थोड़ा सा नीचे की बात करता है। फेरम फॉस क्या कहता है, उसको थोड़ा सा नीचे ट्रेकिया में, लोअर डाउन, बिहाइंड द स्टर्नम कुछ इरिटेशन सा फील होता है,
वहां से खांसी आती है। टेक्स्ट बोलते हैं, मास्टर्स बोलते हैं कि एक बड़ा पिक्यूलियर पॉइंट, वेरी फ्रीक्वेंटली, अक्सर अगर वो फेरम फॉस का निमोनिया है तो अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ये हिस्ट्री मिलेगी कि कभी कभी तो डॉक्टर साहब इतनी तेज खांसी का दौरा पड़ता है, बिल्कुल एकदम इतने वायलेंट बाउट ऑफ कफिंग पड़ती है कि नाक से खून आ जाता है, ब्रिंग्स ऑन एपिस्टैक्सिस। ये एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर है फेरम फॉस की निमोनिया। एंड फेरम इज को बिल्कुल स्ट्राइकिंगली सेंसिटिविटी टू कोल्ड आपको दिखाई देगी। थोड़ी सी भी ठंडी हवा, पंखा बंद करवाएगा ये थोड़ी सी भी ठंडी हवा खांसी को एक्साइट कर देती है, क्योंकि हो सकता है बंद करके बिल्कुल एकदम चारों तरफ से ओढ़ आड़ के ऐसे आपको मिले, बस क्योंकि उसको थोड़ी सी भी ठंडी हवा। और एक कांस्टेंट पॉइंट ऐसा रहता है कि इसके बुखार के पूरे दौरान इसको ठंड भी लगती रहती है, तेज बुखार रहेगा लेकिन ठंड भी लगी रहेगी। ये कांस्टेंट पॉइंट इसके बुखार में बना रहता है फेरम फॉस के साथ में, बिल्कुल एक डेफिनिट चिल। एकोनाइट के प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट साइडेड लंग प्रभावित होता है, वो भी खास तौर से एपेक्स, ऊपर का हिस्सा। इसका राइट साइड का, राइट साइड इज मच मोर लाइकली टू इन्वॉल्व। और इसको भी जरा से मोशन से बड़े शार्प प्लूरिटिक पेन होते हैं। बेलाडोना छूने नहीं देता, कभी कभी ऐसा हाइपरस्थीसिया बताया था लास्ट क्लास में। एकोनाइट से एक और तरीके से इसके हाई फीवर आए दिमाग में, एकोनाइट बेलाडोना आएगी, और एक तरीके से इसको फेरम फॉस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये फेरम फॉस में काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, शुरू होने का तरीका, उसके कफ का एक्साइटिंग पॉइंट, अक्सर ऐसे बाउट ऑफ कफ आ जाना कि नाक से खून आ जाना, और भी चीज़ें। टंग, टंग एकोनाइट की रेड, ड्राई, हार्ट, इसके थर्ड डे जब कंसोलिडेशन थर्ड या फोर्थ डे हो जाता है, तेज बुखार आने लग जाता है, उस वक्त टंग इसकी हेवीली कोटेड, हेवीली उतनी हेवीली नहीं, मतलब कोटेड मिलेगी आपको टंग। एक और तरीके से कि जिस तरीके से एकोनाइट की प्रॉब्लम इवनिंग और नाइट ऐसे टाइम पे इंक्रीज होती है, प्रॉब्लम होती है, इसका एक खास, इसकी एग्रावेशन टाइम अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह 4 से 6 के बीच में। ऐसा हो सकता है अगर कोई एग्रावेशन टाइम होगा, तो आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे जैसे आपके रिपीटेड एक्सपोजर होता जाता है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, आप बड़ी शॉर्टली सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत रिपीटेड एक्सपोजर होने से, अच्छी तरीके से माइंड की ट्रेनिंग होने से क्या होता है कि आपकी नज़र फिर जाने लग जाती है फटाफट। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये शुरुआती निमोनिया के केस में हम का फेरम फॉस को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर समझा मैंने अच्छे से दिया है। जब लास्ट में निमोनियाज ख़त्म होंगे तो इसके अपने लिटरेचर्स में कहाँ कहाँ इसके सोर्सेज हैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप उन बुक्स का जुगाड़ करके और इस कमेंट्री जो मैं दे रहा हूँ इसके साथ आप उसको और स्टडी करके अपने आप को पक्के कर सको, ठीक है ना। तो चौथी और आखिरी रेमेडी जो शुरुआती स्टेज ऑफ निमोनिया में दी जाती है, that remedy is Ipecac.
इपिकैक। सभी लोगों में इपिकैक की तरह का निमोनिया मिल सकता है, लेकिन ऐसे टेक्स्ट कहते हैं, ऐसे बड़ों का एक्सपीरियंस कहता है कि ज़्यादातर इपिकैक का इंडिकेशन जो है एडल्ट्स के मुकाबले बच्चों के केसेस में, और इसके इंडिकेशन भी बड़े क्लियर कट होते हैं। और अभी जो ये पहली तीनों दवाइयाँ मैंने बताई, एकोनाइट, बेलाडोना इससे पहले वाले लेक्चर में, और फेरमफॉस जो अभी अभी मैंने बताई, इन तीनों के मुकाबले ये और स्लो डेवलपमेंट वाला होता है। कहीं कोई एक्यूट अचानक की हिस्ट्री नहीं मिलती। डॉक्टर बोरलैंड बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं कि आमतौर पे आपको जो कहानी सुनने को मिलती है वो ये सुनने को मिलती है कि ये बच्चा कल थोड़ा सा अचानक से थका थका सा लग रहा था, सुस्त सुस्त सा लग रहा था, खाना भी अच्छे से नहीं खाया, शाम का खाना भी मैं बोली, मम्मी बोल रही उसकी, तो कहने लगा नहीं मम्मी भूख नहीं है, थका थका सा लग रहा है, तबीयत अजीब सी लग रही, ठीक नहीं लग रही है, ऐसा कह रहा था बच्चा। इस तरीके की स्टोरी आपको, और अक्सर ये फिर कल, हाँ डॉक्टर साहब कल उल्टी भी हुई थी, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो शुरुआत ऑनसेट के अक्सर आपको स्टोरी ये सुनने को मिलती है। डॉक्टर बोरलैंड का मैंने एक्सपीरियंस आपको बताया और हमने अपने क्लिनिक्स में भी देखा। और ये जो पॉइंट बताया गया ना कि अक्सर कल वोमिटिंग भी हुई थी, उल्टी भी हुई थी, तो पुराने टेक्स्ट में दिया गया है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आगे क्या डेवलप होगा, आगे निमोनिया डेवलप होगा, कि पेट की कोई प्रॉब्लम डेवलप होगी, कि ब्रोंकाइटिस एक्यूट सीवियर डेवलप होगा, आगे क्या डेवलप होगा ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है अगर मिले तो, कि बच्चों में ख़ास तौर से कि इन इपिकैक की प्रॉब्लम की शुरुआत वोमिटिंग से होती है। कल कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस कल अचानक से उल्टी हुई, सुबह से अच्छा सा नहीं लग रहा था, तबीयत थोड़ी सी नासाज सी लग रही थी, सुस्त सुस्त सा लग रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, जी भी थोड़ा ख़राब लगा था, हाँ उल्टी भी हो गई थी एक आध, फिर आज देखो ये हो गया। बाकी तीनों रेमेडीज में, एकोनाइट, बेलाडोना और फेरमफॉस में हमने देखा था कि टेम्परेचर बहुत आ जाता है, 105, 106 एंड अबाउ। लेकिन इपिकैक के केस में फीवर इतना हाई नहीं जाता, 103 के आसपास मान लीजिए अगर गया अभी तो, बहुत से बहुत, और पल्स भी इतनी ज़्यादा बाउंडिंग धमक वाली नहीं होती है इपिकैक के केस में। तो आप ये समझ लीजिए कि शुरुआती इस तरह के खांसी बुखार वाले केस आए और बलगम के साथ, वो आपको पल्स ज़रूर चेक करना है एक चीज़, टंग ज़रूर करना है एक चीज़, प्यूपिल्स ज़रूर चेक करना है। एकोनाइट और बेलाडोना के केसेस में मैंने बताया था आपको कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये सब तो आप फिर अपने आप को ट्रेनिंग देना है कि हम फटाफट ये सब चीज़ें चेक करें। और हमेशा माएँ एक शिकायत करेंगी चिल्ड्रंस के केस में, और ये पॉइंट हमेशा, अगर इपिकैक का केस है तो ये पॉइंट आपको हमेशा स्ट्राइक करेगा, आपको खुद भी और माँ भी बताएगी बिना पूछे, स्ट्राइकिंग, कि डॉक्टर साहब देखिए ना ऐसा लग रहा है बहुत बलगम बन रहा है, देखिए पूरे सूखे, देखिए पूरा सड़ सड़ कर रहा है, छाती से पूरे सड़ सड़ आवाज़ आती है, खड़खड़ आवाज़ आती है, ये कैसे भी इस तरीके से बोल सकते हैं, एंड दैट इज़ रेटलिंग साउंड, खड़खड़ाने की आवाज़, बलगम इतना बन रहा है, ये हमेशा एक स्ट्राइक करेगा आपको। बच्चों के केस में निमोनिया डेवलप हो रहा, व्हाटएवर डेवलप हो रहा है, खांसी बुखार का पेशेंट है, ये पॉइंट बड़ा कि कितना म्यूकस बन रहा है यार। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपन एक आधा गिलास, पौन गिलास कर पानी लें, या बॉटल में थोड़ा पौन बॉटल पानी लें, 3/4,
और उसमें स्ट्रॉ डाल के जब अपन फूंक मारते हैं, छोटे बच्चे थे खेलते थे ना जब कोल्ड ड्रिंक पीते थे, तो कैसे खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, जस्ट लाइक कि किसी लिक्विड मीडियम में जब हवा ऐसे पास होती है, तेजी से जाती है, तो घड़घड़ाने की आवाज़ आती है। तो म्यूकस इतना बन रहा है और जो सांस लेने में हवा जा रही है वो घड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से रेटलिंग क्या शो करती है कि खूब बलगम बन रहा है और तेज अच्छी आवाज़ आ रही है, स्ट्राइकिंग है, स्ट्राइकिंग फीचर मिल सकता है। माँ भी शिकायत कर सकती है, पूरे सीने से सड़ सड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब देखिए, आप कैसे हाथ लगा के देखिए, सुनिए कैसे सड़ 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 आवाज़ आती। पूरी छाती जनरलाइज्ड। और इसकी खांसी से, खांसी होने के तरीके से इपिकैक की आप पहचान सकते हो कि अक्सर अगर बच्चे के केस में भी वो बताएंगे कि उसके खांसी के अटैक्स पड़ते हैं। अचानक से इतनी खांसी आएगी, इतनी तेज खांसी आएगी, सांस लेने की नहीं बनती है। पैरोक्सिस्म, बाउट, क्या कहते हैं टेक्स्ट, सफोकेटिव पैरोक्सिस्म ऑफ कफिंग। सफोकेटिव, सांस नहीं ले पाते बिल्कुल एकदम ऐसा खांसी का दौरा। और माँ बताएगी बच्चे के बारे में, इतना खांसता डॉक्टर साहब, इतना खांसता, बिल्कुल एकदम खांस खांस के बिल्कुल एकदम सांस नहीं आ पाती बिल्कुल एकदम। तो इनवेरिएबली इपिकैक के खांसी के केस में, चाहे वो निमोनिया की हो चाहे नहीं हो, आपको ऐसे सफोकेटिव पैरोक्सिस्म, ऐसे दम घोंट देने वाले दौरे खांसी के, ये आपको इनवेरिएबली मिलेंगे। और अक्सर बताएंगे उसके बाद खांसते खांसते एकदम दौरा पड़ा और खांसते 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 उसको फिर क्या होती है, रेचिंग होती है, रेचिंग होती। और जब ऐसे उबकाई आती है तो ऐसे बलगम गिरता है और अक्सर ऐसे लटकता है, स्ट्रिंजी टाइप का, पूरा ऐसे लटका लटका दिखता है, जैसा प्रतीत होता है। ऐसा इट सीम्स कि उल्टी किया है इसने। डॉक्टर साहब उल्टी में ना बलगम ही बलगम निकलता है। वो क्या कहेंगे, उल्टी, क्योंकि वो रेचिंग के साथ होता है तो देखने वालों को क्या लगता है कि उल्टी हुई। वो उल्टी नहीं होती, वो एक्सपेक्टोरेशन होता है, स्ट्रिंजी ऐसे लटका हुआ। पिक्चर क्लियर है? देखो तीनों के कफ आने की पिक्चर बताई मैंने, चारों की। ठीक है, तो इपिकैक में सफोकेटिव अटैक्स पड़ते हैं ऐसे ऐसे कि खांसते खांसते बिल्कुल कफ की उल्टी हो जाती है, ऐसा पेशेंट्स बताते हैं। और पूछ लिया कैसे, बिल्कुल ऐसे तार जैसे लटकता है, स्ट्रिंजी टाइप का। और जब भी एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट मिलता है, और जब भी चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, इस पैरोक्सिस्म के बाद जब ये दौरा गुजरता है, उल्टी हो जाती, बलगम निकल जाता है, और क्या और निकलेगा अगर निमोनिया है तो, ऐसे स्ट्रिंजी म्यूकस के साथ ब्लड स्टेन, ब्लड स्ट्रीक्स, लेकिन कैसी, ब्राइट रेड, ताज़ा खून, जमा हुआ नहीं, काला काला नहीं, ऑफेंसिव बदबूदार नहीं। ये सब लेट निमोनियाज में मिलते हैं, ये लेट निमोनिया के साइन है, या अच्छी तरीके से डेवलप्ड निमोनिया के साइन हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये आपको बताते हैं कि बस निमोनिया शुरू ही हो रहा भैया, बुखार आ रहा, खांसी हो रही, इस तरह के सफोकेटिव अटैक्स आ रहे हैं, और खांसते खांसते रेचिंग के साथ होता है ना, बलगम निकलता है, तो बोलते हैं खांसी उल्टी हो जाती है बलगम की। पेशेंट क्या बोलता है, उल्टी हो जाती है, ऐसे दौरा सा पड़ता है, सांस बिल्कुल एकदम नहीं आती है।
और अक्सर ऐसा बाउट्स जब हो जाते हैं तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो एकदम एग्जॉस्टेड, इतना ज़बरदस्त सांस तक लेने का मौका नहीं मिला, ऐसा दौरा पड़ा और उसके बाद हुआ और उसके बाद ये बलगम निकला और स्ट्रिंजी टाइप का, और उसमें ब्राइट रेड ब्लड, जो कि ये बता रहा है के निशान के लाइन ऐसे, जो ये बता रहा है कि ब्राइट ब्लड बता रहा है कि ये कमेंसिंग निमोनिया है। और उसके बाद बच्चा हो चाहे बड़ा, वो इतना थक जाता है, इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो फिर उसके बाद अक्सर माएँ बोलती हैं, फिर उसके बाद ये ऐसा हो जाता है डॉक्टर साहब कि किसी चीज़ से ये कर दें, गोदी ले लें, झुला दें, कुछ खिला, किसी चीज़ से इसको अच्छा नहीं लगता, एकदम बहुत बेचैन, अगर बच्चे का मामला है तो एकदम बड़ी ऑफ, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये चलो हाँ ठीक है वो दे दो, ये ला दो, ये बना दो, और मम्मी लेके आई तो नहीं नहीं चाहिए, नहीं होना, कैप्रिशियसनेस जैसी डेवलप हो जाती है। दे एक्चुअली डोंट नो, मतलब ऐसी कंडीशन, तकलीफ ही परेशानी कंडीशन, क्या चाहिए पता नहीं, ऐसा इतना एग्जॉस्टेड और इतना बिल्कुल एकदम थका टायर्ड, बिल्कुल ये paroxysm के बाद पेशेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब एक तरह से सुस्त पड़ा रहता है, बिल्कुल एकदम जैसे कि जान ही नहीं है, खांसी के बाउट्स के बाद। डॉक्टर बोरेन बोलते हैं कि मैंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा एपिकैक का जहाँ पे निमोनिया की ऐसी कंडीशन के साथ नेजल इरिटेशन एपिकैक में नहीं मिलता हो। साथ में छींक के paroxysm भी आपको मिलते हैं, कि अक्सर बहुत छींकें भी बहुत आती हैं, एकदम से छींकें आना चालू करती हैं तो थोड़ी देर तक चलती रहती है। वायलेंट अटैक्स ऑफ स्नीजिंग अक्सर मिलता ही है। डॉक्टर बोरलैंड ने तो कहा कि मैंने तो देखा ही नहीं, बोले एपिकैक का कोई ऐसा पेशेंट जिसमें ये नेजल इरिटेशन है, वायलेंट अटैक्स ऑफ स्नीजिंग भी आते हैं, छींकें भी आती निमोनिया के साथ, वो भी अच्छी अटैक में, प्रीटी वायलेंट अटैक्स। कई बार टंग देख के लोग बाग बोलते हैं कि लेकिन एपिकैक का, लेकिन टंग देख के आप नहीं कह सकते। क्लीन टंग भी मिलती है निमोनिया के केस में एपिकैक में, और को हेवीली कोटेड टंग भी मिलती है। अगर लोबर निमोनिया हो गया है, लोबर निमोनिया में देखो क्या होता है, जब आप चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो चेस्ट में जो लंग्स है वो हिस्सा ऐसा दिखता है, रिब केज में कुछ नहीं है, काला बैकग्राउंड दिखता है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में। लेकिन अगर लोबर निमोनिया है तो एक लोब पूरा हिस्सा वाइट वाइट सा हेजी हेजी सा दिखेगा, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू रहता है, एक्सरे पार हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा जमा है, कंसोलिडेशन हुआ है, तो वहां थोड़ी सी एक्सरे रुकती है, तो ऐसा, तो एक पूरा लोब ऐसे इन्वॉल्व दिखेगा, वो लोबर निमोनिया होता है। लेकिन अगर लोबर निमोनिया का केस होता है एपिकैक के, ये सब सिम्टम मिल रहे हैं, तो टंग इसमें क्लीन मिलती है। लेकिन ब्रोंको निमोनिया हुआ तो ब्रोंको निमोनिया में क्या शो करता है एक्सरे, है डिफ्यूज, जगह जगह छोटे छोटे हेजी कंसोलिडेशन हो रहे हैं, ब्रोंको निमोनिया, ऐसा आपको एक्सरे से देख के डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो ब्रोंको निमोनिया के केस में एपिकैक में हेवीली कोटेड टंग मिल सकती है, अगर आप टंग चेक करो तो। बेलेडोना में कंजेस्टेड, रेड, थिक, कभी कई टेक्स्ट तो ये ऐसे ही बोलते हैं कि स्ट्रॉबेरी लाइक, लाल, कंजेस्टेड, लालपन, जो बेलेडोना का बहुत खास पहचान में से आता है। ठीक, और एज ए रूल एपिकैक पेशेंट, भले बुखार चल रहा, कुछ भी हो रहा है, इज कंप्लीटली थर्स्टलेस, प्यास बिल्कुल नहीं लगती। एकोनाइट और फेरमफॉस की प्यास सेम जैसी रहती है, इंटेंस। बेलेडोना में दोनों कंडीशन मिल सकती है, प्यास मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है।
Ipecac is as a rule completely thirstless. एक और ख़ास बात, जिस तरीके से फेरमफॉस ज़रा सा भी कोल्ड एयर का ड्राफ्ट, हल्की सी भी हवा से उसकी खांसी एग्रावेट हो जाती है, उसकी परेशानी एग्रावेट हो जाती है, इपिकैक को बंद जगह, कुंद सी जगह, स्टफ़ी प्लेस, ज़्यादा एक रूम जिसमें बहुत सारे लोग हों, स्टफ़ी बंद सा एटमॉस्फेयर, ये उसको बहुत तकलीफ़ देता है। इसके लिए बड़ा सेंसिटिव होता है इपिकैक का पेशेंट। अगर ऐसा एटमॉस्फेयर रहे तो उससे उनकी खांसी, उनका डिस्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए इपिकैक केवल खोलो यार, हवा आने तो पर्दा हटाओ, थोड़ा सा पंखा चालू करो। सो इपिकैक पेशेंट ऑलवेज लाइक टू हैव ए करंट ऑफ एयर अबाउट देम, कि उनको थोड़ी हवा लगती रहनी चाहिए। स्टफी और बंद एटमॉस्फेयर इसकी कंडीशन को एग्रावेट करते हैं। तो फिर अपने को कुछ पॉइंट्स बांट लेना है अपने मन में, एक अलग से केस टेकिंग फॉर्मेट बना लेना है निमोनिया का, जिसमें आपको मालूम है कि आपको एक तो पहली चीज़ ऑनसेट पे ध्यान रखना है कि कैसे शुरू हुआ, ठीक। फिर एक अब बना के रखना है कि एक प्यूपिल ज़रूर चेक करेंगे, पल्स ज़रूर चेक करेंगे, टंग ज़रूर चेक करेंगे, एक्सरे रिपोर्ट ज़रूर देखेंगे, खांसी का प्रकार किस तरीके का है वो ज़रूर देखेंगे, थर्स्ट के बारे में ज़रूर पूछेंगे, एग्रावेशन की कंडीशंस, एग्रावेशंस के टाइम, एकोनाइट much more likely to aggravate in evening and night time, and Ferramphos in very early morning after midnight time about 4 a.m. to 6 a.m. Ferramphos aggravates in air, any draft of air, any draft of cold air. Belladonna by slight motion, हल्का सा भी हिलना डुलना brings up attacks of coughing. Aconite feeling dry throat, short, rapid, incessant, painful. Belladonna hyperesthesia, चेस्ट छूने नहीं देना, हिलने डुलने में दिक्कत, एक्साइटेड कंडीशन, प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है ये ज़रूर देखेंगे हम। इपिकैक बंद जगह, कुंद जगह, स्टफी एटमॉस्फेयर, increase the distress and coughing. So these are the 4 very commonly indicated remedies. इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं है, बहुत है होम्योपैथी में, हम तो सिर्फ प्रीडोमिनेंट की बात कर रहे हैं और एक एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अप्रोच रखें, बाकी सब भूल जाए ना। कहाँ ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, ठीक है, और कैसा अपना निमोनिया का केस टेकिंग फॉर्मेट रखना आपको, है ना। तो ये 4 रेमेडीज तो शुरुआती केसेस में आपको बहुत हेल्पफुल, और जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसको बार बार रिपीटेड एक्सपोजर करें, बिठाएं अपने अंदर, अनप्रेजुडिस होकर एकदम ऑब्जर्व करें पेशेंट को, ठीक है ना, ऊपर वाले का नाम लेके एक्यूरेटली प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करें। तेज बुखार तीनों के ही कंडीशन में होता है। एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया था जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है, याद आ गया तो उसके बारे में बात कर लें। जहाँ तक फेरमफॉस के इंडिकेशन का सवाल है, तेज़ बुखार बेलेडोना में भी है, काफ़ी तेज़ बुखार एकोनाइट में भी है, बल्कि ये कहा गया है कि जहाँ तक थर्स्ट और फीवर और पल्स का सवाल है आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है ना। तो एक बहुत और ज़बरदस्त डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट होता है जिसमें आप तुरंत फ़र्क कर सकते हो एकोनाइट और फेरमफॉस, कि एकोनाइट दें कि फेरमफॉस इतने तेज़ बुखार में। चूँकि एकोनाइट का पेशेंट रेस्टलेस, बेचैन, घबराया हुआ, डरा हुआ, नहीं बचूंगा और बिल्कुल
कोई पास में ही रहे, जाने नहीं देगा। ऐसी ही उसकी उलट कंडीशन बिल्कुल आपको फेरमफॉस में देखने को मिलती है। फेरमफॉस का पेशेंट निमोनिया की कंडीशन में तबीयत जब खराब रहती है, बुखार चढ़ा हुआ है, तकलीफ में है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो फेरमफॉस कैसा दिखेगा, उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा? एक कि बहुत थका हुआ है, टायर्ड, वो दोनों रेस्टलेस और बेचैन दिख रहे थे, एक्साइटेड, बेलेडोना एकोनाइट, ये टायर्ड दिखेगा, थका हुआ है, चुप रहना पसंद करेगा, किसी से कोई बातचीत करे इसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह की जब तबीयत खराब रहती है फेरमफॉस की, तो ये किसी भी तरह के डिस्टरबेंस के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। कोई भी शोर हो रहा है, कोई भी जोर जोर से बातें कर रहा है, किसी भी तरह का शोर शराबा हो, हल्ला, इससे इसकी तकलीफ बढ़ती है, डिस्ट्रेस फील करता है। इसलिए एकोनाइट के बिल्कुल उलट फेरमफॉस क्या पसंद करेगा कि भैया उसको सब अकेला छोड़ दें, चुपचाप जाके कमरे में शांति से लेटना पसंद करेगा, जहाँ शोर शराबा नहीं हो, जहाँ किसी तरह का कोई हो हल्ला नहीं हो। ठीक है? और जबकि एकोनाइट इतना डरा हुआ रहता है, वो चाहता कोई हमेशा पास में रहे। ठीक है ना? स्ट्रामोनियम में तो और ज्यादा रहता है, स्ट्रामोनियम के अपन ने बात नहीं करी, लेकिन मेंटलिस्ट स्ट्रामोनियम तो छोड़ते ही नहीं है, क्लिंगिंग रहती है, पकड़ लिया, क्लिंगिंग। एकोनाइट तो फेरमफॉस में बिल्कुल उलट, बहुत सेंसिटिव हो जाता है किसी भी तरह के डिस्टरबेंस के लिए, इसलिए कोई जोर से बात करे, कोई शोर शराबा हो, लाउड नॉइस इसकी तकलीफें बढ़ाती है। तो ये चाहता है कि भैया इसको अकेला चुपचाप शांति से छोड़ दिया जाए, कोई आए नहीं, कोई बात नहीं करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, थका हुआ चुपचाप रहना पसंद करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क करने वाला डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते, अलग कर सकते कि एकोनाइट देना है कि फेरमफॉस देना है शुरुआती निमोनियाज के केसेस में। ठीक, अब जब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेंगे, तो ये 4 रेमेडीज याद रखना शुरुआती निमोनियाज के लिए: एकोनाइट, बेलेडोना, फेरमफॉस एंड इपिकैक। क्लियर इंडिकेशंस हैं एकदम। अब बात करेंगे जब डेवलप्ड केस आ जाते हैं तो वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं कि ये डेवलप्ड केस हैं, और कहाँ से देख के हम उनको डिफरेंशिएट करके एक्यूरेटली प्रिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इस बारे में बात करेंगे। ठीक है।